हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनका जो जिक्र है हमारे संविधान में, जो भाग 4 है उनका जिक्र जो है भाग 4 में है। और इनके जो अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये लिए हमने आयरलैंड से। और इनमें एक थे कौन? बी एन राव। जो संविधान सलाहकार के रूप में जो बी एन राव थे, उन्होंने सलाह दी कि जो संविधान में दो प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। एक जो तुरंत रूप से लागू हो सके, और उन्हें क्या है जो तुरंत रूप से लागू होंगे उनको माना गया? उन्हें माना गया फंडामेंटल ड्यूटीज। उन्हें क्या है जो और उनको क्या माना जाएगा? जो तुरंत रूप से लागू होंगे जो उन्हें जो है न्यायालय में परिवर्तनीय माना जा सके। यानी उनके लिए क्या है, अगर उनका हनन हो रहा है उन मौलिक अधिकारों का, तो हम उनके लिए क्या जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन जो दूसरे मौलिक अधिकार जो धीरे धीरे अर्थात जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की सरकार द्वारा वो लागू किए जा सके, जो क्या है समय के हिसाब से, अगर राज्य जिस समय उनको लागू करने के लिए सक्षम हो, तो उनको कहाँ पर रखा गया? उनको रखा गया राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, यानी भाग 4 में। इनका जो जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है, इनको जो जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना करना। और इनमें क्या है, जो डीपीएसपी है इनमें जो है गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, इन विचारों को इन्हें किस में रखा गया? डीपीएसपी में। और इनके लिए जो डीपीएसपी है यानी हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके लिए हम कहाँ जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इनको। और ये जो वहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार, उन पर निर्भर निर्भर करती है कि इनको लागू करे या ना करे। लेकिन जैसे ही वहाँ की सरकार इनको लागू करने के लिए सक्षम होती है, तो क्या है समय समय पर उनको लागू भी करती है। तो उन्हीं को लेकर जो इनका जो जिक्र है वो होता है डीपीएस में। सबसे पहले रखेंगे इनका जो भाग कौन सा है? इनका भाग है 4। अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद आते हैं इनके 36 से लेके 51 के बीच में। और ये हमने कहाँ से लिए हैं? कहाँ से लिए? ये लिए हैं हमने आयरलैंड से। आयरलैंड से आयरलैंड से। और इनको किन की सिफारिश पर जोड़ा गया? सिफारिश सिफारिश पर जोड़ा गया। जोड़ने की बात करें तो किन की सिफारिश पर जोड़ा गया? जो हमारे संविधान सभा के सलाहकार थे वी एन राव, उनकी वी एन राव, उनकी सलाह पर इनको जोड़ा गया। और इन्हें दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकारों के रूप में जोड़ा गया। और बात करें जो इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की बात करें डीपीएस में जोड़ने का, इनका मुख्य उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा बात करें और क्या है? आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आर्थिक सामाजिक और लोकतंत्र की स्थापना करना। स्थापना करना। और इनके विचारों की बात करें, ये किस विचारधारा के हैं? विचारधारा विचारधारा कौन कौन की है इसमें? एक है गांधीवादी विचारधारा के हैं, समाजवादी और उदारवादी विचारधारा को इनमें क्या है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनमें रखा गया है। गांधीवादी विचारधारा के हैं, गांधीवादी
दूसरी है समाजवादी, समाजवादी। और तीसरी विचारधारा कौन सी है? उदारवादी। और ये क्या है? ये क्या है? इनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। क्या है? यानी ये किसमें परिवर्तनीय है, यानी इनफोर्स नहीं है। इन्हें न्यायालय में चुनौती कह सकते हैं, परिवर्तनीय। परिवर्तनीय क्या? इनफोर्सेबल, यानी इनफोर्स नहीं दी जा सकती। और ये किसकी इच्छा पर निर्भर करते हैं? इच्छा की बात करें, राज्य की इच्छा पर। राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं। अगर उनके पास पर्याप्त संसाधन हो जाते हैं तो उनको क्या है, जो राज्य है वो लागू कर सकता है। तो अब बात करें सबसे पहले आर्टिकल किसकी? आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 की बात करें तो 36 में क्या है? एक बात का ध्यान करें, जो मैंने बता भी दिया है, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनके लिए हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और कहाँ जा सकते हैं अगर उनका उल्लंघन हो रहा तो? उल्लंघन होने पर कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कौन से अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। और हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। लेकिन अगर डीपीएसपी इनका उल्लंघन हो रहा है तो हम इनको ना तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना कहाँ जा सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर इनका उल्लंघन या वो लागू नहीं करेंगे तो राज्य, तो इनके लिए हम कहीं भी नहीं जा सकते, यानी इसलिए ये इनफोर्सेबल है, यानी ये परिवर्तन न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। और एक केस आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का। उसमें क्या है? केस की बात करें, केस केस आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का। मिनर्वा मिल्स केस कब का है? 1980 का। इसमें क्या है? इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं और डीपीएसपी, ये क्या है? एक दूसरे के पूरक है, यानी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस केस में कहा गया था इसको। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है? और क्या? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, यानी एक ही, या कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स केस 1980 के केस में। अब बात करेंगे अनुच्छेद 36 की।
अनुच्छेद अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 की बात करें, अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य शब्द की जो परिभाषा है उसको क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। यानी इसमें किसको बताया गया है? राज्य की परिभाषा को। राज्य शब्द की परिभाषा को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 37 की बात करें, अनुच्छेद अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 की बात करें तो इसमें किसका जिक्र है? इसमें जिक्र है, इसमें जो हमारे जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी है वो क्या है? जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी ये वाद योग्य नहीं है। लेकिन लेकिन क्या है, जो राज्य है जब कोई भी नीति बनाएगा या किसी प्रकार की पॉलिसी बनाए या पॉलिसी बनाते समय सबसे पहले किसका ध्यान रखेगा? इन डीपीएसपीओ का। इनके तत्वों का ध्यान रखते हुए ही क्या बनाएगा? वो राज्य नीतियां बनाएगा। लिखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक तत्व क्या है? न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, नहीं है। यानी इनको लेकर के हम क्यों कहा नहीं जा सकते? न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन लेकिन क्या है? राज्य, लेकिन जब भी राज्य किसी प्रकार की कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन तत्वों का सबसे पहले ध्यान रखेगा। लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय बनाते समय क्या है? इन तत्वों का क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। ध्यान में रखेगा, रखेगा। उसकी बात अब बात करें, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 की बात करें तो 38 क्या है? राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था में बना जो भी अगर जो है राज्य क्या करे? इस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे कि क्या हो, जिसमें क्या हो, सामाजिक आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके, और क्या हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। इस प्रकार से क्या करेगा? यानी कि जैसे कि लोक कल्याण को बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिसमें क्या है, इसमें जैसे कि मनरेगा, फ्री शिक्षा है, फ्री दवाई है, पेंशन है, ये घर बनवाना, इस प्रकार की क्या है? लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करेगा। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे, राज्य इस प्रकार इस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करेगा, करेगा जिससे क्या है? जिससे सामाजिक
सामाजिक, आर्थिक और क्या, जो राजनीतिक है, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। न्याय प्राप्त हो सके, तथा और क्या हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। उसके लिए क्या करेगा, राज्य ऐसी पॉलिसी बनाएगा जैसे कि मनरेगा है, फ्री शिक्षा है, फ्री दवाइयाँ हैं, पेंशन है, किसी का घर बनवाना, ये क्या होते हैं, पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो होती है उसकी ये क्या होती है, उसकी ये सुविधाएं होती हैं। तो इसका अनुच्छेद 38, बात अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 38 का। और इसमें क्या है, राज्य की जो आय में समानता है उनको क्या है, कम करने का प्रयास करेगा, इसी में लिखेंगे। राज्य राज्य आय की असमानता असमानता को क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। प्रयास करेगा। और दूसरे क्या है, अवसर और प्रतिष्ठा सुविधा की जो है असमानता है उसको भी क्या है, कम करने का प्रयास करेगा। अवसर, प्रतिष्ठा, और सुविधा सुविधा की असमानता, यानी सभी के लिए क्या है, सभी के लिए समान अवसर हो, समान प्रतिष्ठा हो, जो सुविधा हो सभी के लिए समान हो, इसकी जो असमानता है हमारे राज्य में उसको क्या है, कम करने का प्रयास करेगा। को कम करने का प्रयास करेगा। अब बात करें अगले अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 की बात करें, 39 किसकी बात करता है, 39 बात करता है कि जो सभी स्त्री हैं और जो पुरुष हैं उनको आजीविका प्राप्त करने का जो है समान अवसर होगा। यानी जो इसमें क्या है, जो संसाधन है उनका उचित विवरण या समान कार्य के लिए समान वेतन, इनकी क्या है, व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। देखेंगे इसको। पुरुष यानी सभी पुरुष एवं
स्त्रियों, या कह सकते हैं सभी नागरिकों नागरिकों को जीविका, यानी अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करेगा, साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, यानी जीविका के साधन उपलब्ध करने का समान अधिकार है। और इसमें क्या है, जो समुदाय है, समुदायों को क्या है, भौतिक संसाधनों का नियंत्रण और उनका जो सामर्थ्य इस प्रकार से हो जो कि सामूहिक रूप से प्राप्ति किया जा सके। और अर्थव्यवस्था में जो धन और संसाधनों का जो केंद्रीकरण ना हो, यानी जो किसी का जो धन है, ऐसी व्यवस्था बनाएगा, क्या कौन बनाएगा, जो अर्थव्यवस्था में जो धन और के संसाधन है उनका क्या हो, केंद्रीकरण ना हो। इसको लिखेंगे अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में धन का और किसका, संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो पाए, यानी एक किसी कोई भी जो संसाधन हो एक व्यक्ति के पास ज्यादा से ज्यादा ना हो, इकट्ठे ना हो पाए, संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो, केंद्रीकरण ना हो पाए। और क्या है, और इसमें क्या है, जो पुरुष और जो स्त्री हैं उनके लिए क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। और क्या हो, पुरुष हो या महिला हो, सबको क्या है, समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान कार्य के लिए सबको लिए समान पैसा या समान वेतन दिया जाए। पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। दिया जाए। अगले की बात करें, या कार्य, जो कार्य के शब्द सामंजस्य के, किसी किसी ऐसी महिला या पुरुष या बालक हो जो मजबूर होकर क्या है, ऐसे कार्य में ना जाए जिसकी जो स्वास्थ्य है उसके जो दिशा चरित्र की क्षति हो, इसका भी क्या है, इसका भी राज्य क्या है, उसका भी ध्यान रखेगा। और क्या है, बालकों के शोषण का भी ध्यान रखेगा, ये इसको लिखेंगे बालकों के शोषण में रक्षा करेगा, शोषण में रक्षा करेगा। और अगला है, अगला कौन सा है, 39A। 39 में क्या हुआ था, अनुच्छेद अनुच्छेद 39A, इसको सबसे पहले बात करें तो इसको जो है हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, इसको 42वीं संविधान संशोधन द्वारा, 42वीं संविधान संशोधन संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया, 1976 में।
इसको क्षेत्र में जोड़ा गया और इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या गया, जो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो, सबके लिए क्या हो, समान न्याय, समान न्याय एवं क्या हो, निःशुल्क, 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 निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था कौन करेगा, वो करेगा राज्य। और ये यहीं से क्या हुआ था, यहीं से जो है हमारे जो आरक्षण की व्यवस्था है वो यहीं से की गई थी। अगर हम अगले बुक की बात करें, कौन से, आर्टिकल 40, अनुच्छेद, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 की बात करें तो 40 बात करता है हमें, इसमें क्या गया है कि राज्य द्वारा पंचायतों का गठन, यानी गठन करने का प्रयास किया जाएगा। देखेंगे, राज्य द्वारा क्या किया जाएगा, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन करने का प्रयास करेगा। इसी में बात करें, इसके लिए जो समिति कौन सी की, एक समिति आती है किस पंचायतों के लिए, वो कौन सी समिति थी, जिसकी सिफारिश पर जो है पंचायती राज प्रणाली आई है। और उस समय इंडिया में कौन सा प्लान था, फर्स्ट ईयर फाइव का प्लान था 1952 में। उसी समय आती है कौन सी, बलवंत राम मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसकी बात करें तो इसकी समिति पर क्या है, कौन सी प्रणाली लाई गई थी, पंचायती राज प्रणाली। इसी को क्या है, हमारे प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली, इसी प्रणाली पर, इसी प्रणाली सबसे पहले क्या हुआ था, 2 अक्टूबर, इस प्रणाली के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था, राजस्थान के जो नागौर जिले से सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती व्यवस्था को लागू किया था। कहाँ से, राजस्थान से, राजस्थान के नागौर से, नागौर से किसने लागू किया था, जवाहरलाल नेहरू इस पंचायती व्यवस्था को लागू किया था। जवाहरलाल नेहरू पंचायती व्यवस्था लागू किया। और ये कौन सा राज्य था, जो ये था पहला। और दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा हुआ था, वो था आंध्र प्रदेश, वो हुआ था अक्टूबर 1559 में ही, कहाँ से, आंध्र प्रदेश में। लेकिन
उसकी बात करें, जिस समय हमारे संविधान में जो 73वां और जो अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जो इसके लागू होने के बाद जिस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी वो किसने किया था? उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसको भी एक तो इसके रूप में लिख लेंगे, नोट के रूप में। 73वें ये किसके लिए था? पंचायत के लिए। और जो 74वां संविधान संशोधन था वो था नगर पालिकाओं के संबंध में। तो इसको जो लागू होने के बाद 74वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद वह पहला राज्य जिसने क्या किया था? जिसने पंचायती व्यवस्था लागू किया। पंचायती व्यवस्था लागू। वो कौन स्टेट था? वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। लेकिन 73वां 74वां संविधान कब हुए थे? 1992 में, 992। तो डीपीएसपी में इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट जो अगले बचे हुए जो हमारे आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।